है। फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है क्या? नहीं। बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट और सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे अनिकेत को इनिशियल वेक्टर्स सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, ए वेक्टर और डी वेक्टर का। बट सर इसका आंसर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रहा है। कितना? ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रहा है, यही तो सर कंफ्यूजन है। ए और बी दे रहा है वो? यस सर, आंसर तो गलत दिया ना हमारे फिर। बुक सर में आंसर गलत में दे ए रहा और डी दिया हुआ है। क्या? आंसर में ए और डी दिया हुआ है वेक्टर। हाँ तो मैंने ए और डी तो बोला है। यस सर, वही बोल रहे हैं। अनिकेत का बुक में गलत है। अनिकेत, लगता है आप ऋतिक का बुक उठा के ले आए हो। अच्छा ऋतिक, आपको 10.1 में कौन सा डाउट है? 2 का 6, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछना है भाई? ये तो फिजिक्स की चीजें आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन के अलावा? सर। यस बोलिए। सर अभी सर मेरे सामने बुक खुला है सर, इसमें तो आंसर ए और बी ही दिया है। ए और डी? अरे अनिकेत काय टेंशन ले रहे हो, गलत होगा, बी बी प्रिंटिंग मिस्टेक। बी फॉर बॉय। हाँ तो गलत दिया ना, वो गलत दिया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक। कुछ लोगों के बुक में ए डी दिया हुआ है और कुछ लोगों के बुक में ए बी दिया हुआ है। ऋतिक, 2 का 6 तो यार मीटर पर सेकेंड में एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना, तो उस हिसाब से तो इट शुड बी वेक्टर। बाकी क्या और कोई दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है? सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि जो वेक्टर बी है और वेक्टर डी, तो दोनों वेक्टर सर इक्वल होगा क्या? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी और वेक्टर बी। वेक्टर डी और वेक्टर बी दोनों वेक्टर्स इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर बोला हुआ है ना, स्क्वायर बोला हुआ है तो हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। हाँ और तो दोनों सर का इसके कारण, डायरेक्शन। तो सर इसके कारण कहीं बी आंसर नहीं ना दिया है। यार ये तो फ्री वेक्टर, मतलब अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चले ना अनिकेत, अगर आप फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे फिलहाल, तो फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से तो हम लोग मतलब इनको उठा सकते हैं ना। हम उठा के हम मैग्नीट्यूड चेंज ना करें और इसके बाद हम अगर डायरेक्शन भी चेंज ना करें तो हम इजीली मतलब इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें इस तरीके से, तो आप ये देखो कि मान लो यहाँ मान लो एक ऐसे वेक्टर है, ठीक है, और एक ऐसे वेक्टर है। अभी तो इनके बीच में कुछ भी मतलब कोई कनेक्शन नहीं या कोई इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसको हम फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख सकते थे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो आप ऑलमोस्ट सबको कहीं ना कहीं को इनिशियल वेक्टर बना सकते हो। बट अगर हम सीधा डायग्राम को देखें तो डायग्राम इतना कहता है कि दोनों के इनिशियल पोजीशन इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए और डी। ये तो हम फिर बी और डी के इक्वालिटी की बात करें, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बट लुकिंग एट द डायग्राम माय आंसर विल बी ए एंड डी। ठीक है। अब अगर वहां पे उसने एक्सप्लेनेशन आंसर को जस्टिफाई करने के लिए लिखा है कि डी वेक्टर और बी वेक्टर सेम होता है, तो वही इसलिए तो सर क्लियर नहीं किया है ना, वही हम्म? क्लियर नहीं किया है, वही क्लियर नहीं किया है आंसर में। हाँ पीछे तो खाली उन्होंने एक आंसर लिख दिया है, और डी बी में भी कीबोर्ड में तो अच्छा खासा गैप दिख रहा है। टेंशन मत लो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, स्टिल मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, एक बार सोच लूंगा थोड़ा सा और, बट फिलहाल तो एकदम मतलब जो देख के लग रहा है वो तो क्लियर है, ए वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज अभिषेक का भी 2 का 6। अभिषेक 2 का 6 तो मीटर पर सेकंड पे एक्सेलरेशन है, सेम जो ऋतिक ने पूछा, वेक्टर मानेंगे इसे। और कोई क्वेश्चन है क्या गाइस? 5 का फर्स्ट, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, यस और नो? वॉइस सही से नहीं आ रहा है।
बताइए, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर या नॉन कोलिनियर? कोलिनियर। अभिषेक, कोलिनियर क्या होता था? हाँ, कोलिनियर होता है जहां पे वो मतलब ये कह सकते हो कि सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, राइट? फ्री वेक्टर्स है तो पैरेलल वेक्टर्स को भी हम कहीं ना कहीं कोलिनियर वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पैरेलल इन द सेम लाइन। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ट्रू। ये इक्वल नहीं होंगे, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कोलिनियर तो जरूर होंगे। ठीक है, चलो 10.1 हो गया खत्म। अब जल्दी से 10.2 पे चलते हैं। इधर से बताओ कहां पे प्रॉब्लम है। देखिए जल्दी से एक्सरसाइज 10.2 और बताओ कहां पे प्रॉब्लम है। सर एग्जांपल 9 का लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है ऋतिक कि जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है? तो कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करते हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहां पे जो ए बी सी होता है, ये ए बी सी को हम बोलते हैं डी आर, डॉक्टर नहीं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है? डी आर यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो पहले आपका लाइन में क्या पूछा है? राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। तो इस केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो ए के साथ ए के जगह पे है 1, ठीक है? कंपेयर करोगे तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो ए के जगह पे है 1, जे कैप का कोफिशिएंट भी 1 है तो बी के जगह पे है 1, और के कैप का कोफिशिएंट है -2, तो हमारा सी का वैल्यू है -2, ठीक है? तो ये 1, -2 हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियो। बस अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन तो मतलब कहीं ना कहीं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात कर रहा था। और अगर आपको याद होगा तो कल वाले क्वेश्चन में कॉस बीटा को कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन माना गया था। तो क्या होता है ऋतिक कि ये जो ए है ना, इस ए के जगह पे हम डालते हैं एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप, ठीक है? ये जो ए की वैल्यू होती है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, दिस डायरेक्शन रेशियो ए इज इक्वल टू एल इंटू आर। आर तो आपका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मान लो कि ये पूरा का पूरा हमारा आर वेक्टर था, तो पूरा का पूरा आर वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया आर, और एल हो गया इस आई कैप के करेस्पॉन्डिंग में वो कॉस अल्फा, आई कैप के करेस्पॉन्डिंग में कॉस अल्फा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको एक ये पता चल गया कि A इज इक्वल टू एल आर होता है, तो A का वैल्यू तो हमको पता है, हमने निकाल लिया 1, L हमको निकालना है क्योंकि वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। और रहा बात R का, तो R निकालने के लिए ऋतिक हमको इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। और इस A वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? √1² प्लस 1² प्लस -2²। बेसिकली जितने डायरेक्शन रेशियो होती है ना, उन सारे डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके हमको ऐड करना होता है। तो यहां से आ जाएगा √6, तो L इंटू √6 यहाँ पे आ गया। तो फाइनली यहाँ से L का वैल्यू आ गया 1/√6, ठीक है? जिस तरीके से हमने L का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसी तरीके से अब आप M का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये लॉजिक अभी समझ में आया?
क्वेश्चन में सॉल्यूशन छोड़ो ना, सीधा डायरेक्शन रेशियो पूछा है। डायरेक्शन रेशियो मतलब आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट। डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो बस इतना याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियो और करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो और करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक सिंपल रिलेशन होता है कि मान लो आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉस अल्फा इंटू आर होता है, जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉस बीटा इंटू आर होगा, और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉस गामा इंटू आर होगा, वेयर अल्फा विल बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर, जो भी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा, आर वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको गामा, और आर हमारा यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ऐसे आप लोग सारे लोग एग्जांपल्स में कहीं भी दिक्कत होगा तो हमेशा पूछ लीजिएगा। इट्स बेटर टू फर्स्ट क्लियर द एग्जांपल्स एंड देन मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, ये ज्यादा अच्छा तरीका रहता है। चलो, तो चैट में एक ही मैसेज आया है मेरे को और 4 क्वेश्चन थे उसमें, 10, 12, 13, 14। तो देखिए प्रीति, हमें क्या पूछा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। गाइस जल्दी से क्वेश्चंस खत्म करके फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे। पीपीटी रेडी है, क्रॉस प्रोडक्ट छोटा सॉरी डॉट प्रोडक्ट, आज डॉट प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। हाँ तो प्रीति देखो यहाँ पे क्या है कि जो वेक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था यार, कितना था वो, 5i माइनस जे प्लस 2k। तो 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 8, राइट। तो आपको क्या करना है ऐसे केसेस में, सबसे पहले तो हमको इस वेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन चाहिए ना, तो इस वेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो हमको कैलकुलेट करना होगा आर कैप, ठीक है, आर कैप। तो आर कैप क्या होता है? आर कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और जिसका डायरेक्शन होगा आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो ऊपर तो हम लिखेंगे 5i माइनस जे प्लस 2k, और नीचे लिखेंगे हम लोग मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो मॉड जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्टली ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया नीचे वैल्यू? ये वैल्यू हो गई हमारी 25, 26, 4, 30, ठीक है। 30 में हम उसको क्या ही लिख सकते हैं, 6 इंटू 5, कुछ भी रूट के बाहर नहीं आएगा। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, 5/√30 आई कैप माइनस जे कैप बाई √30 प्लस 2k कैप बाई √30, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमें एक वेक्टर मिल गया जिसका डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड होगी 1। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डायरेक्शन तो यही चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए 8। तो मैग्नीट्यूड जो चाहिए होगा 8, तो आप लिखोगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसमें हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ आर कैप, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ आर कैप, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर पढ़ा था ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर पढ़ा था। तो वहां हम जब मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो क्या करता है, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उतना टाइम्स बढ़ा देता है। तो यहाँ पे 8 टाइम्स करेंगे तो फाइनली ये आपका कुछ इस तरीके का होगा, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप एंड प्लस 16/√30 के कैप, ठीक है। अब इसमें हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन ऊपर नीचे से जो काटाकुटी होगा वो आप कर लीजिएगा, बट दिस इज द प्रोसेस, ओके। अच्छा अभी मैसेजेस देखा हूं मैं, देखता हूं उसे ना, अभी तक 18 मैंने पढ़ा नहीं क्या है। 10.3 के एग्जांपल्स में डाउट है अनिकेत, 10.2 खत्म करने के बाद मूव ऑन करेंगे, ठीक है। प्रीति कुमारी, इज इट क्लियर?
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, नेक्स्ट आपका डाउट है 12। बीच में ऋतिक ने 11 पूछा है, श्रेया ने 12 पूछा है, ठीक है। तो मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है कि मुझे 11, 12, 13, 14 चारों क्वेश्चंस लोगों के सारे ऐड करेंगे। 11, 12, 13, 14 और 19 ये सॉल्व करने। ओके, अब 11 की बात करें तो 11 में डेफिनेशन आता है। जो लोग 11 की बात कर रहे हैं वो एक चीज मिस आउट कर रहे हो। देखो कोलिनियर वेक्टर बोला है ना, आपको क्या करना चाहिए था? आप टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चले जाते, एक बार टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चले जाते। तो समझ गए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो वहां से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो बस आपको क्या करना होता है ना ऋतिक, आपको लिखना पड़ेगा कि चलो इसको भी हम इधर देख लेते हैं। तो इधर क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक R1 वेक्टर है जो कि है कुछ A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और एक आपके पास R2 वेक्टर है जो है आपका A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अगर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को कोलिनियर होना पड़ेगा या पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है, तो इकलौता कंडीशन यही होता है कि दोनों का i कैप का जो कोफिशिएंट है शुड बी इक्वल टू j कैप का कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू k कैप का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर आप कह सकते हो कि वो पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये पैरेलल है या कोलिनियर है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक वेक्टर को इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर भी दिखा सकते हो। एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर भी दिखा सकते हो, कुछ कॉमन लेके, जैसे आप कह रहे थे। बट बेटर अप्रोच आई थिंक एकदम सिंपल क्वेश्चन देख के आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इधर यू कैन गो फॉर दिस विल बी मेथड 1 और मेथड 2 विल बी, आप ये दिखा दो कि R1 वेक्टर जो है इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर, ठीक है। जो आपका लैम्डा इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर, लैम्डा वो आपका जो कॉमन आ गया, ये भी दिखा दोगे ना, तो बस इसके बाद अगले स्टेप में आप लिख सकते हो कि R1 एंड R2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो अगर अब एनसीईआरटी के ऊपर एक बार चले तो इधर देखिए, यहां अगर मैं कोफिशिएंट्स को डिवाइड करता हूं तो 2/-4 आएगा, उसके बाद आएगा -3/6 और उसके बाद आएगा 4/-8, और सारे के सारे की वैल्यू कितनी हो रही है? -1/2, -1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल है, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। हाँ, यहाँ पे लैम्डा -2 होगा, एग्जैक्टली अनिकेत एंड रोशन, लैम्डा -2 होगा यहाँ पे। मतलब आप अगर R1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 दिखाते हो तो उस केस में लैम्डा -2 आ जाएगा, और कुछ केसेस में लैम्डा -1/2 आएगा, मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर कोई पलट देता है ना तो उसके लिए बता। ऋतिक, वैसे ये क्लियर है अब? यस सर। ओके, so next is 12, find the direction cosines of this। तो ये तो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है DC of I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में, जो ऋतिक ने एग्जाम्पल नंबर 9 पूछा था, वहां पे मैंने क्या बताया कि अभी इस वेक्टर को देखोगे तो इस वेक्टर के मतलब इसको अगर फिलहाल मैं R वेक्टर का नाम दे दूं तो R वेक्टर हम क्या लिखते हैं? AI कैप प्लस 2j BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा R वेक्टर, और यहां से
एबीसी क्या होते हैं? एबीसी होते हैं आपके डीआरस, एबीसी होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। और यही एबीसी के जगह पे अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट बाय एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो कहने के लिए हमने क्या किया, हमने ए के जगह पे एल आर लिखा है, फिर हमने बी के जगह पे एम आर लिखा है, और हमने सी के जगह पे एन आर लिखा है। ठीक है, अब एबीसी आपके क्या थे? एबीसी आपके थे डायरेक्शन रेशियोज, और यहाँ पे जो एल एम एन आपको एल एम और एन दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो हमको एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है? हमको एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइनली इस चीज को अगर आप समझ चुके हो, तो हम एल की वैल्यू को क्या कह सकते हैं? एल की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? फिर एल की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन आर, फिर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी अपॉन आर, एंड एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अपॉन आर। ठीक है, अब ये अप्रोच अगर ये अगर आपके दिमाग में याद रहता है और ये एक नंबर के लिए आ सकता है, तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। ठीक है, तो एबीसी क्या होता है? एबीसी आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होते हैं। आर क्या होता है? तो पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करना होगा फिर, अगर मैं बात करूं इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, अगर मैं अभी बात करूं इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा वो? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 4 13 प्लस 1 14, तो रूट 14 हो गया। ठीक है, रूट 14 आ गया। अब आपको एल का वैल्यू निकालना है, तो एल क्या लिखा हुआ है उधर नीचे? मैंने एल लिखा हुआ था मैंने ए अपॉन आर। ए का वैल्यू देखो क्या है? ए होता है आपका आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट है 1 और आर है हमारा रूट 14। ठीक उसी तरीके से एम की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन आर। बी देखो क्या है? जे कैप का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 14, और एन आपका आ जाएगा सी 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो दिस शुड यू शुड फॉलो दिस। प्रीति बताओ, क्लियर है? चेक करो ये प्रोसेस। सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ओके, आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ ऐसे भी आपको मिल जाएगा, तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग राइट नाउ। ओके, सो आफ्टर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन था 13। अब 13 और 12 में आप समझ सकते हो क्या अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 13 में और 12 में दोनों में डायरेक्शन कोसाइन पूछा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर पहले ही लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमको वेक्टर लिखा नहीं, हमको बोल दिया है भाई साहब एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इनके बीच का जो वेक्टर बनेगा, तो वेक्टर कुछ इस फॉर्म का ही बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर जो होगा, यहाँ पे ए बी वेक्टर जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या फिर आप सीधा कह सकते हो अगर फॉर्मूला पे चले तो x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 मतलब कि x2 आपका यहां से आएगा और यहां से आपका ये x1 y1 z1, और नीचे से आएगा x2 y2 z2। ठीक है, तो जिस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालते थे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वही लॉजिक लगाओ यहाँ पे। तो x2 का वैल्यू इधर -1 है और x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जब आप x2 माइनस x1 करोगे तो क्या हो जाएगा? वो -1, तो ये हो जाएगा आपका -2 आई कैप। ठीक है, फिर आओ y वाले पार्ट पे, तो y2 माइनस y1, तो -2 ये हो जाएगा आपका -4 जे कैप। ठीक है, क्योंकि y2 का वैल्यू है -2, y1 का वैल्यू है 2, और हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं, तो इसीलिए वो हो जा रहा है -2 -2।
फिर आते हैं z वाले पार्ट पे। तो z वाले पार्ट पे है 1, ठीक है, z2 का वैल्यू है 1 और z1 का वैल्यू है -3। अब आप जब z2 माइनस z1 करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 + 3 हो गया, तो इसलिए आएगा आपका +4 k कैप। ठीक है, तो प्रीति बस ये जैसे ही आ गया उसके बाद तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही बन गया ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 है ये। फिर तो बस यहाँ पे पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता थे तो हमको ए बी वेक्टर लिखना आना चाहिए था, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके ग्रेट। फिर आते हैं 12 13 तक हो गया, आपके डाउट्स खत्म। फिर किसने डाउट पूछा था? 14, हर्ष का डाउट है 14 में, रूपाली का डाउट है 14 में। श्रेया क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है ना? Again, show that the vector I cap, j cap and k cap are equally inclined to the axis ox, oy and oz. तो क्वेश्चन नंबर 13 जो 14 है वो कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है 14, क्वेश्चन नंबर 14, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, हमको ये दिखाना है कि दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ox, oy एंड oz। तो गाइज बात किसका हो रहा है? बात हो रहा है इक्वली इंक्लाइन, मतलब बराबर एंगल। बराबर एंगल मतलब एंगल की बात कहां से आई? एंगल की बात आएगी डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन से आएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा आपको। आपको दिखाना होगा हियर यू नीड टू शो दैट DC डायरेक्शन कोसाइन DCs, ठीक है, आर इक्वल, DCs आर इक्वल, तब जाकर आपका काम होगा। जैसे L हो गया, L आपका क्या होता है? A/R। तो एक बार ऊपर R कैलकुलेट कर लो, R कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर 1² + 1² + 1² मतलब √3 हो जाएगा। तो ये आपका देखो L का वैल्यू आएगा 1/√3। ठीक है, L का वैल्यू है 1/√3। सिमिलरली M का वैल्यू आप रखोगे B/R, वो भी है आपका 1/√3, और N का वैल्यू है C/R, वो भी है 1/√3। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला? सारे डायरेक्शन रेशियो सेम है। सारे डायरेक्शन रेशियो सेम है मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सेम है, तो वहां से अल्फा बीटा गामा भी इक्वल निकल आएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग वैल्यू आती थी, यहाँ पे आपको दिखाना था कि डायरेक्शन कोसाइन तीनों के लिए, तीनों डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे सेम आएंगे। ठीक है, रोशन क्लियर है? फिर 14, रूपाली एंड प्रीति, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है अभी? ओके ग्रेट। सो अब बचा है 19। ऋतिक ने 19 पूछा हुआ है। If A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? B is equal to lambda times of A, ये तो ट्रू होगा ना, ये तो ट्रू होगा। A वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस B वेक्टर। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस B वेक्टर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, राइट? इसका मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड, which of the following are incorrect? ठीक है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, जो कि गलत बात है। दो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, तो इट शुड बी ऑप्शन बी गाइस, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है फिर।
ऋतिक क्या प्रॉब्लम हो रहा है वैसे इधर बताना। यही बी में था। हाँ देखो क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर जैसे कि मान लो एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, टू अब पैरेलल इसी, वेक्टर। हाँ इसी के ऊपर मान लो मैंने दूसरी ऐसे लाइन बनाई, ठीक है। अब देखो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि सेम लाइन के ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड अलग हो गया। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग हो गया। और ऑप्शन भी कह रहा है कि या तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा, अगर दो वेक्टर बराबर होंगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। या दूसरा सिनेरियो है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिखने का मतलब हुआ कि ए और बी का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तब भी इक्वल होंगे। तो ऑप्शन भी कह रहा है कि भाई या तो डायरेक्शन सेम होगा या ऑपोजिट होगा, लेकिन उनके बीच का जो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, विच इज नॉट द केस, राइट। बाकी मेरे को ट्रू दिख रहे हैं। दिस इज इट, हो गया खत्म आधा चैप्टर। बुक में डी दिया है। अच्छा अदिति राज ने ना क्या किया जानते हो, 2 मिनट पहले उसने आंसर डी लिखा चैट में, फिर मैं समझा दिया तो अब कह रहे सर बुक में डी आंसर दिया हुआ है। तो आप बुक का आंसर बता रहे थे और आप लेट आए थे तो वही प्रेजेंस फील करा रहे थे क्या कि सर हम आए हैं एक आंसर दिए हैं। ओके तो गाइस ये हो गया खत्म। अब जल्दी से अपन चलते हैं कहां पे, डॉट प्रोडक्ट। सो 1 मिनट, हाँ ये चीज को सेव कर लेते हैं पहले। जस्ट गिव मी 1 मिनट 1 मिनट। यस यस प्रत्युष, ऑपोजिट भी होगा तो कोलिनियर हो जाएगा। हाँ हाँ अनिकेत, गूगल से तो अच्छा है बुक से देख लिया जाए, ठीक है बेटा। अच्छा तो गाइस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अब कहीं ना कहीं हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा था, राइट। जैसे एक r1 वेक्टर है और एक r2 वेक्टर है, तो उनको ऐड कैसे किया जाए, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, ये चीजें हमने कहीं ना कहीं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देख रखा है। पहले 2 एक्सरसाइज में वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3 एंड 10.4, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही बात करता है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अगेन फिजिक्स में कर चुके हो थोड़ा सा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फर्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं बिकॉज उनके बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ होता है, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, हम दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को शो करने के लिए क्रॉस का साइन लगाते हैं, राइट। देन स्केलर प्रोडक्ट, अब अभी हम बात करेंगे, हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 10.3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम और कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, तो पूरी चीज पढ़नी है अभी। डेफिनेशन पता है जल्दी से, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑलरेडी स्लाइड डाला हुआ हूं ताकि लिखने में टाइम स्पेंड ना हो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स है ए बी और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, बिटवीन देयर टेल्स। अच्छा एक और चीज, दिस थिंग इज नॉट इन एनसीईआरटी, मतलब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो जो डायग्राम बनाया है उन्होंने, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो थीटा एंगल होता है ना, आदित्य राज रंगोली बाद में बना लेना, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है नाम। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा लिया जाता है
वो एंगल दोनों के इनिशियल पॉइंट के बीच में बनाया जाता है। जो डायग्राम आप देखोगे तो हर डायग्राम में आपको यही देखने को मिलेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में इनिशियल पॉइंट के बीच का एंगल की बात की जाती है। लेकिन जब थोड़ा सा हायर लेवल के लिए पढ़ाते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि इनिशियल पॉइंट्स के बीच का एंगल लिया जा सकता है या फिर फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट के बीच का एंगल भी लिया जा सकता है। तो दिस पार्ट इज नॉट इन एनसीईआरटी। ओके, एंड सो ये हमारा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इनके बीच के एंगल है थीटा। ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इस केस में हम जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, दिस इज इक्वल टू ए बी cos theta, where a is the modulus of first vector a vector and b is the modulus of b vector। ठीक है, और थीटा के बारे में बात करें तो थीटा का यहाँ पे रेंज है 0 से पाई का। ठीक है, थीटा जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर या सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी बीच में आपका लाई करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। What is dot product? So dot product of any two vectors is if the vectors are a vector and b vector, so in that case it is ab cos theta, and theta is the angle between the two vectors। Okay, this is the first thing। अच्छा, बेसिक चीजें हैं। a वेक्टर और b वेक्टर अल्टीमेटली ये स्केलर क्वांटिटी आता है ना, स्केलर क्वांटिटी आता है, तो जो भी आएगा वो रियल वैल्यू होगी, जो भी आएगा वो एक रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यू के अंदर रैशनल एंड इरैशनल दोनों आता है, रैशनल एंड इरैशनल दोनों आता है। ठीक है, आप जैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो बहुत बार वेक्टर्स का, तो रूट में रह जाता है ना कुछ, तो इरैशनल हुआ वैल्यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत छोटी सी चीज है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए बी, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए बी। Why so? Because a डॉट b को हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो ए बी cos थीटा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ए बी। अब दोनों जगह से हम ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। ए बी क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव नहीं है, तो हम जब दोनों साइड से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ तभी पलटता है जब हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाता है, cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होती है ना गाइस, cos थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी रहती है, कभी उससे ऊपर नहीं होती है। इसी के बेसिस पे ये हम कह सकते हैं कि कभी भी जो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे दो वेक्टर्स का, उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल या उससे छोटी होगी। ठीक है, इक्वल या उससे छोटी होगी। रिपीट करना है फिर से। मैं कह रहा हूं ये जो पॉइंट नंबर 2 देखो एक बार रोशन, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो करोगे उसकी जो वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन ए बी, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। और इसका छोटा सा प्रूफ अगर देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड का है ना, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, और राइट हैंड साइड में ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस है तो उसको तो ए बी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इनइक्वालिटी के दोनों साइड से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा और राइट हैंड साइड में बचा 1। अब cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये तो हमेशा ट्रू होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो कभी भी आप जब मान लो कभी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया आपने और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ध्यान रखना कि आपका डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है ना, वो कभी भी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि ए बी का वैल्यू आया है 20 और आप लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू डाल दिया है 25। ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है, 20 होगा या 20 से कम होगा। नेक्स्ट, a vector dot b vector will be greater than 0 when the angle is in first quadrant। क्या होता है कि इनके फॉर्मूला में cos थीटा आता है ना, अब cos थीटा जो है उसमें जो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो cos पॉजिटिव होगा, और वही थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos नेगेटिव होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आता है जब थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और वही अगर
एंगल अगर पाई बाई 2 है, देखो पाई बाई 2 पे दोनों जगह पे ओपन ब्रैकेट्स था, पाई बाई 2 पे दोनों जगहों पे ओपन ब्रैकेट्स था। तो अगर हम पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो अगर दो एंगल्स के बीच में दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में उनका जो आप डॉट प्रोडक्ट लोगे वो वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज ए भी तो हो सकता है नॉन नेगेटिव है, लेकिन cos 90 0 हो गया, 0 into anything will give you 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज पूछिए, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है और बच्चे आधा नंबर लेकर आते हैं बहुत बार। पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू बी इक्वल टू 0। क्या कंडीशन होगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो जनरली बच्चे यहाँ पे ये लिखते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। लेकिन भाई साहब ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर था, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर था। तो अगर कोई एक 0 वेक्टर आ गया तो उसकी मैग्नीट्यूड 0 है, और वहां पे फिर हम एंगल के बारे में भी कुछ बात नहीं कर सकेंगे। तो उस केस में एक 0 वेक्टर का आप किसी एक नॉन 0 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, वो रिजल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें आधा नंबर आपको मिलता है जब आप बताते हो कि एंगल 90 डिग्री होगा तब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और आधा नंबर तब मिलता है जब आप बताते हो कि या फिर दोनों में से कोई एक वेक्टर खुद 0 वेक्टर हो, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना जो वेक्टर का जब टेस्ट होगा ना, मैंने डेफिनेटली एक नंबर में पूछना है, अभी से बता रहा हूं। नेक्स्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो एंड अ नॉन जीरो वेक्टर इज अ स्केलर जीरो। The dot product of a zero and a non-zero vector, again it is based on this thing only, right? Next, if theta is the angle between any two non-zero vectors, अगर किसी भी दो non-zero vectors के बीच का एंगल है थीटा, तो उस केस में अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्वेश्चन गिवन होती है जनरली, ये वाली चीज गिवन होती है जनरली, ये आप कैलकुलेट करोगे और आपका cos थीटा विल बी इक्वल टू the dot product divided by the product of the magnitudes of the two vectors, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे बस एक ही चीज आपने नया सीखा होगा, ये शायद, वो भी शायद, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है, बाकी चीजें आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है? कैन आई मूव फर्दर? कोई डाउट है यहाँ पे? ऋतिक, पवनेश, रोशन, अभिषेक? स्टार वाले में डाउट है? अदनान देखो क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करें तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्वल टू 0 है, अगर मैं कह रहा हूं कि ए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या सिनेरियो हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड में से इधर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। हो सकता था कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक 0 वेक्टर था, या फिर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था cos थीटा 0 है। अब यहाँ पे हमको जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना है, हमको बस लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होता है जहाँ पे cos थीटा 0 होती है। तो ये थीटा हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है कि या तो दोनों में से कोई एक, either one is 0 vector, either one of the vectors is a 0 vector, or the angle between the two vectors is 90 degree, ठीक है अदनान? अब ठीक है? देख लीजिए, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। आई थिंक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आप थोड़ा फिजिक्स में नहीं उतना देखते हो, आप मेनली एल्जेब्रिक पार्ट देखते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है that the scalar product of two vectors is equal to the product of magnitude of one and the projection of second
in the direction of the first vector. जैसे कि यहाँ पे फिलहाल ये दो एरोस जो आपको दिख रही है, ये आपका बी वेक्टर के लिए हो गया और ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमारे पास ये थीटा है 90 डिग्री का। अब ज्योमेट्रिकली ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू, दो तरीके से कह सकते हैं। एक, या तो आप ये कह सकते हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या फिर बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया है, ये देखो एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सो दिस वैल्यू इज बी, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये 90 है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, और इसको फिलहाल के लिए मानते हैं x, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है। तो x अपॉन बी आप क्या लिखोगे, x अपॉन बी लिखोगे आप cos थीटा, ओके। x अपॉन बी आप लिखोगे cos थीटा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है कैसे बनी है, ये बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से ए वेक्टर वाली लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से ए वेक्टर के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा था और दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको मैंने x से डिनोट किया है। तो ये x कितना आ गया, ये x आ गया हमारा b cos थीटा, ठीक है। ये आ गया मेरा b cos थीटा। अब सो फाइनली यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये वाली चीज कि अगर आपसे किसी एक वेक्टर, मान लो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है ए वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है ए वेक्टर के ऊपर, तो वो आपसे ये पूछ रहा है, वो आपसे ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ पूछ रहा है एक तरीके से, ओके। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको वो बी वेक्टर का, ये बी वेक्टर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, इस परपेंडिकुलर के कारण ये जो लेंथ बनी है, ये लेंथ आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पूछा है, तो ये कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। अगर हम बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर में ए वेक्टर लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसे मान लो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया और ये पूरा मेरा बी वेक्टर था, ये मेरा ओ मान लेते फिलहाल, यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी, ये मेरा ए वेक्टर है। ए वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड तो ए लिखूंगा, ये एंगल मेरा थीटा हो गया और ये मेरा 90 डिग्री है। इसको फिलहाल अभी x मान लेते हैं, ठीक है, इसको फिलहाल यहाँ x मान लेते हैं। तो a अपॉन एक्स कितना हो जाएगा हमारा, cos थीटा, यहाँ से x, एक मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, इट्स लाइक अगर हम इस ए बी के पोजीशन को चेंज कर दे तो आप बिलीव, ये आप समझ रहे हो कि ए बी के ऐसे पोजीशन को ही बस चेंज कर दूं और सब कुछ सेम रहेगा, तो ये ए वेक्टर cos थीटा आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे वो कैसे रहेगा, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, तो ये कट के आपका ए कॉस थीटा ही आ जाएगा। So what is the projection of A vector on B vector? It is A cos theta. What is the projection of B vector on A vector? It is B cos theta. Clear? हाँ, वो B के जगह पे A लिखना है यहाँ पे। Clear? प्रोजेक्शन वाली चीज आई बिलीव सिंपल सा था। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकली आपको स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, तो इट गिव्स यू द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, चलो अब वो खत्म, ये क्वेश्चंस कीजिए। अब अगले 15 मिनट में हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हरी अप। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है √3, थीटा है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री कितना होगा? cos 120 जिनको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है 90 + 30 कर लो या 180 - 60 कर लो। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो ये -cos 60 लिखा जाएगा, -cos 60 लिखा जाएगा तो ये -½ हो जाएगा। तो देयरफॉर 10 मैसेजेस आए हैं यार। प्रत्युष एक ही मैसेज करो, प्रीति कुमारी गलत लिखे हो, प्रीति का भी गलत है, प्रत्युष आपका भी गलत है। बाकी लोग चैट में बताओ। प्रीति सही है, सॉरी प्रीति सही है आपका आंसर। रूपाली गलत, अभिषेक सही, श्रेया गलत, अनिकेत सही। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट A डॉट B ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इट्स गोइंग टू बी A B cos थीटा, cos थीटा विल बी -½ तो ये 2 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास? -√3 बचा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ये करो। अभी जो मैंने प्रोजेक्शन वाली चीज बताई थी उसी को यूज करो। लुक आउट द फॉर्मूला, ये देख लो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है? ऊपर तो देखो दोनों ही केस में डॉट प्रोडक्ट तो लिखना ही है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बस याद रख लो। अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं ए के ऊपर तो डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं बी के ऊपर तो डिनोमिनेटर में बी का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में बी का मैग्नीट्यूड आएगा। चलिए ट्राई कीजिए अब ये। सोर प्रत्युष एक मैसेज बोला ना, इतने मैसेजेस करके क्या मिलता है? इंप्रेशन तो अब क्रिएट होगा नहीं, जो आपने इतना मुश्किल से गिराया है इतना मेहनत करके।
सबको गाइस ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जिनका भी स्पीड स्लो है डोंट वरी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से करो। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब आई कैप इंटू आई कैप वाला जो पार्ट रहता है, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे एंगल 0 है, तो आई डॉट आई आपका 1 होता है, और आई डॉट जे या आई डॉट के आपका 0 रहता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी, तो उस पर मैंने बात नहीं की है, सीधे क्वेश्चंस पे आ गया हूं। लैपटॉप हैंग हो रहा है। सो ओके, मैसेजेस हैंग हो गया था। आदित्य राज का कहना है बी, रूपाली का कहना है बी, आदित्य मोहन बी, अदनान सी, अनिकेत बी। ओके, सो सबका आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, राइट? इनफैक्ट वेक्टर भी इस तरीके का दिया हुआ है कि आप डॉट प्रोडक्ट तो करना ही है, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड √3 है। धत तेरी, दोनों का मैग्नीट्यूड ही √3 है, तो किसी को दिमाग लगाना है नहीं है। वहां पे ऊपर डॉट प्रोडक्ट किया तो i इंटू आई 1 हो गया, j इंटू माइनस जे आपका -1 हो गया, फिर प्लस के इंटू प्लस के आपका +1 हो गया, अपॉन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, चाहे इसका करो चाहे उसका करो, दोनों का मैग्नीट्यूड ही √3 है। तो फाइनली ये 1/√3 आपका ऑप्शन बी हो गया, राइट? कन्हैया नहीं आ रहा? कन्हैया देखो, आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, जिनसे भी नहीं हो रहा, लॉजिक इज दैट आई डॉट आई ये होता है 1, क्योंकि इनके बीच में थीटा है 0 डिग्री का, राइट? एंड आई डॉट जे हो गया ये 0, एंड आई डॉट के हो गया, ये वैल्यू होती है 0, क्योंकि इनके बीच में जो थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो जब आप cos थीटा कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि थीटा 0 है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है? कन्हैया क्या अभी क्लियर है ये लॉजिक? ओके, सिन्हा आंसर नहीं आया था आपका? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। लैपटॉप हैंग हो रहा है यार। ओके, सो चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, and a is equal to 3, b is equal to 5, c is equal to 7,
then find the angle between A vector and C vector. चलो think, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर की वैल्यू 0 दी हुई है, यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। A का वैल्यू 3, A मतलब कि A वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, B वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, C वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 है। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करना है A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है जना, ओके। छोटा सा हिंट, एंगल निकालना है ना आपको ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का, तो कहीं ना कहीं cos थीटा की बात हो रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लाना पड़ेगा किसी तरीके से, सॉरी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, किसी तरीके से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वाला एक्सप्रेशन लाना है। अच्छा, एक और चीज, जो संडे का ऑफलाइन डीएसएस है उसमें क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक डिस्कस करें? आई वॉज प्लानिंग कि क्योंकि आप लोगों का 21 तारीख को मैथ्स का टेस्ट में 3 चैप्टर्स आने वाले, जिसमें एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस है एंड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी सुनील सर ने जैसे इसी हफ्ते खत्म किए, कल ही शायद खत्म हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को छोड़ते हैं एंड एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के का डीएसएस रखते हैं। आप पढ़ो उसको और संडे को उसी के डाउट्स वगैरह डिस्कस करते हैं, ताकि आपके 21 तारीख वाले एग्जाम से पहले के बेसिक ये डाउट्स वगैरह थोड़े क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ प्रत्युष। तो आई वॉज प्लानिंग कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ डीएसएस ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स तो अभी चल ही रहा है, उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में शायद कुछ लोग टाइम भी लेंगे, बट इसकी जगह पे अगर हम एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, और प्लस टेस्ट से पहले एक थोड़ा सा कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो नेक्स्ट वीक भी एक रख लेंगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं होगा निकेत, नहीं होगा, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। बाकी पेपर में एक बार रिव्यू करूंगा ही ना, बनकर जब आएगा तो होगा क्वेश्चन तो हटा दूंगा, और आप टॉप करना उसके बाद, ठीक है?
A1 के स्टूडेंट्स को मैंने अनाउंसमेंट किया था, आपके सेक्शन से जो टॉप करेगा उसको पार्टी, और 3 ही चैप्टर है भाई। कोरोना में भी पार्टी, घर में पार्टी कर तो नहीं रहे, घर में अलग बैठे हुए हो। अनिकेत कह रहा है सर हम पहले A1 में ही तो थे। अच्छा चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। या फिर आप ट्राई करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या चाहते हो? डू आई नीड टू डिस्कस द सॉल्यूशन या फिर आप ट्राई करना चाहते हो और कल सर क्लास को के देखिए स्टार्टिंग में इस साथ में, क्वेश्चन पे बात करें? सर चैट में देखिए ना। थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा ऋतिक। सेना कैसे सॉल्व किए हो? एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट याद था बट वैल्यूज में आई एम नॉट श्योर, तो मैंने क्वेश्चन को याद किया। आप सॉल्यूशन भेजो, मैं देखता हूँ। जिन लोगों ने सॉल्व किया ना, आप मुझे सॉल्यूशन भेजो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ। ए बी नहीं है, ए सी है, ए डॉट सी। आप छोटा सा हिंट तो ये कर सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो दिख रहा है, उसमें हम ए सी को एक साइड रखते हैं, बी वेक्टर को दूसरे साइड भेज दो, और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। और यहाँ पे एक छोटा सा हिंट जो आप लोगों को देता हूँ। सर यस ऋतिक, सर फिर ए लिख वेक्टर लोगे? प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसमें बार बार पहले ए वेक्टर से ए डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, और फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करके उसका इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। ऐसा ही सी नहीं, में करके इसमें तीनों के फंस ऐड जाओगे, करके। इसमें फंस जाओगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपका ए बी के बीच का एंगल भी आ जाएगा, ए सी के बीच का भी एंगल आ जाएगा, और बी सी के बीच का भी एंगल आ जाएगा। 3 अलग अलग एंगल्स आ जाएंगे, फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल जो आप लोगों को हिंट देता हूं वो ये है कि मान लो अगर हम x प्लस वाई वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो दैट इज समथिंग लाइक x प्लस वाई वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट y वेक्टर प्लस y वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस y वेक्टर डॉट y वेक्टर, ठीक है। इस लॉजिक को यहां पे यूज करो, इस लॉजिक को यहां पे यूज करो, आपका काम तमाम, मतलब क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। हाँ अदिति राज फंस गए हैं। आदित्य मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये आंसर हो, आंसर है नहीं मेरे पास फिलहाल। आई जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। कन्हैया ने भी कुछ सिमिलर आंसर ही भेजा हुआ है वैसे। नहीं नहीं, आपका काम तमाम नहीं है, गलती से निकल गया। वाह, मिली कह रही है हमारा काम तमाम कर रहे हैं सर, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम तो आपको जानबूझ के देना पड़ेगा। जल्दी करो क्वेश्चन यार, सबको जल्दी करो, भूख लग रही है मेरे को, कुछ खाया नहीं हो अभी तक। हेलो, Yes, Pratyush, it's 12 PM. अच्छा, रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड ऑल, ऋतिक कल आपने ग्रुप पे भी मैसेज डाला था यार। एग्जाम्स मान के चलो भी फिलहाल मार्च में होगा, जब तक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए। आई थिंक मेरे
पॉपअप में आया था कि 10 बजे सीबीएसई के एजुकेशन या सीबीएसई पे एजुकेशन मिनिस्टर को एक 10 बजे लाइव आ रहा था। अब पता नहीं उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो मैं देख कर बताऊंगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो। और अगर उसने हमारे मतलब जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना हवा में बातें, और अगर वो हवा में बातें कर रहा होगा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। कन्हैया कह रहा है हम बात किए हैं सर। अच्छा, हवा में बात किया है, हाँ ठीक है, पॉलिटिशियन यही करते हैं भाई, बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता यही करते हैं। तो सर आज क्लियर होने वाला था ना। तो नहीं हुआ ना। देखो सिंपल सी बात है, दिसंबर में अगर डेट शीट नहीं आती है दिसंबर के एंड तक, तो मानकर चलो कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अगेन आप लोग डिले के लिए प्रिपरेशन मत करो, आप यही तैयारी में चलो कि भाई साहब मार्च में एग्जाम है और जनवरी में तो अवंती का AITS है, और जिसके वहीं पे नंबर कम आएंगे उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। सर आप लोग तो बढ़ा दीजिए। हाँ क्लास एंड होने वाला है, ये लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक आउट ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा बताया तो धाम धूम लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है किसी ने, मिली ने आंसर भेजा, वेरी गुड। सिन्हा आपका 60 डिग्री कैसे आया था वो भेजो। अच्छा प्रत्युष ने व्हाट्सएप पे भेजा, वी विल ट्राई टू रिलीज द रिवाइज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर जेईई नीट एग्जाम सून। अरे कुछ नहीं भेजेंगे ये लोग, कुछ काम नहीं करते, सब ऐसे नौटंकी करते हैं। एक साल से कोरोना चल रहा है, अभी तक इनका प्लानिंग नहीं है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जेईई का जो एग्जाम होता है जनवरी में वो करवाना है कि नहीं, सब ऐसे ही है, फोकट के पैसे खाते हैं और कुछ नहीं। कुछ भी बनना, पॉलिटिशियन मत बनना भाई। अगर आप एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बन भी गए ना, तो ऐसा होगा कि 100 लोग, 100 में 99 बेईमान है, एक उस टाइम पे ऑनेस्ट बंदा ना कुछ नहीं कर सकता। सर जो बनने वाला था वो अवंती छोड़ के चला गया। अनूप। अच्छा मतलब देखो वो भी तो चोरी चपाड़ी ही करता, अवंती से भी ऐसे ही भागा था वो। पॉलिटिशियंस, आई जस्ट हेट पॉलिटिशियंस यार। एक मेरे को पॉलिटिशियंस बड़ा खराब है, पसंद नहीं एकदम। और दूसरे जो हवा में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम देख के बता देते हैं आपकी शादी कहाँ होने वाली है, आपको जॉब कहाँ लगने वाला है, आपके लाइफ में कब प्रॉब्लम आने वाला है। ओके तो चलो, आई थिंक ज्यादा लोगों को सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है नहीं, फटाफट सॉल्यूशन को खत्म करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिसमें ए सी हम एक साइड में रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ए सी चाहिए ना, तो हम ए वेक्टर और सी वेक्टर को एक साइड में रख रहे हैं, बी वेक्टर को हमने भेजा दूसरे साइड में, दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, दिस विल बी समथिंग लाइक ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, तो गाइस वहां पे आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। नाउ अब इसका हम करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ऊपर x प्लस वाई वाले को लिखा था ना, वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कहने के लिए बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो गाइस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंगल 0 है, ए स्क्वायर हो गया। अब ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल 0 है वहां पे, तो ये सी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और अब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा। ऊपर देखो आपको मैग्नीट्यूड दिया था, ए का 3, बी का 5 और सी का 7, तो उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहे हैं और सबको राइट साइड भेज रहे हैं। बस यहाँ पे मैं क्या छोड़ रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को यहाँ पे छोड़ा है, बाकी सबको दूसरे साइड भेजा हुआ है। तो बी का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर को वहां भेजा तो -3 का स्क्वायर, और 7 को वहां भेजा तो -7 का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 9 16, 16 माइनस 49 -33। ठीक है, और 2 को भी यहां भेज रहे हैं, ये आपका यहाँ पे AC cos थीटा हो जाएगा, और ये 2 को यहां भेज दिया। फिर से A और C की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो A की वैल्यू थी 3 और C की वैल्यू थी 7, तो 3 × 7 cos थीटा इज इक्वल टू -33/2। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, 21 को यहां भेजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो 21 × 2 आपका हो गया 42। ठीक है, तो फाइनली यहां से आपको थीटा कितना आया, थीटा विल बी समथिंग cos इनवर्स -33/42। यहीं पे हम आंसर को छोड़ सकते हैं। अच्छा, आप ए और बी का एंगल निकाले थे। ओ कन्हैया, सॉरी 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 सॉरी, आपने सॉल्यूशन भेजा है। चलो अब तो सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका। ठीक है, कन्हैया ने सही आंसर भेजा था। इनफैक्ट कन्हैया इकलौता स्टूडेंट है जिसने इसका सही आंसर सॉल्व किया था। हाँ, अगले स्टेप में आप cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है लिख सकते हैं। वेरी गुड कन्हैया, इकलौता स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया। खुश? हाँ, मीनवाइल गाइस, डॉट प्रोडक्ट का एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बची होंगी जो आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो ही पता चल जाएगा, जैसे वो एसोसिएटिव होता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, वो वाली चीजें। ठीक है, मेन आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 10.3 आपका बेस्ड है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कहीं पे बता सकते हैं। एग्जाम्पल 20। For any two vectors a and b, we always have a vector plus b vector का mod is equal to a vector plus b vector, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस तरीके के और भी क्वेश्चन थे यार। ये तो कहीं ना कहीं अनिकेत वो होता है ना क्लास 9th में ट्रायंगल्स का जो लास्ट एक्सरसाइज होता है, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, जहां हम कहते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अल्टीमेटली आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो आपका थर्ड साइड है। तो देखो अनिकेत, 2-3 और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट इंक्लूड करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, क्लियरली यहाँ पे जो सॉल्यूशन नीचे दिख रहा है मुझे कि स्क्वायर कर दिया, सबसे पहले स्क्वायर किया है तो फिर डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया। डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुआ तो एकदम लास्ट स्टेप में वो क्या कहते हैं, कॉस थीटा के कारण
आपको सर यहाँ पे यहाँ दिक्कत पे हो रही क्या होगी। किया है, जो सर a प्लस बी टू दी पावर होल स्क्वायर किया है, हाँ, तो सर उसके बाद ये फिर थर्ड स्टेप से क्या लगा दिया है? सर पहले इक्वल टू लगाया फिर लेस देन इक्वल टू लगा दिया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक्चुअली में इधर क्या किया इन्होंने, देखो ये रहा, इस स्टेप और इस स्टेप में अंतर आया ना, वो इसके लिए आया। देखो बाकी दोनों टर्म्स तो एकदम सेम है, मॉड ए स्क्वायर ऊपर नीचे भी दिख रहा है, मॉड बी स्क्वायर भी ऊपर नीचे दिख रहा है। यहाँ जो बीच में 2 रूट ये था, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, 2ab cos थीटा, राइट। अब देखो उसने cos थीटा को फिलहाल हटा दिया, cos थीटा को फिलहाल हटा दिया। cos थीटा क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा को क्या किया इन्होंने, इन्होंने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट ही नहीं किया यहाँ पे। सर उसके साइड में जो लिखा है, उस स्टेप के साइड में, ये तो इन जनरल आप कोई भी रियल नंबर लोगे ना, अब मान लो कि आप एक पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो जैसे 5, तो 5 का मॉड 5 के बराबर होगा। अगर आप एक नेगेटिव रियल नंबर लेते हो जैसे -5, तो उसका वैल्यू होगा 5। तो ये यही कह रहा है कि जो मॉड x होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू x होता है। ग्रेटर कब होगा, जब नेगेटिव होगा x, और इक्वल कब होगा, जब पॉजिटिव होगा x। तो ये उसी की बात कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू मॉड x, और ये जो सिंबल है ना उल्टा a, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो बेसिकली इन्होंने बस इस फॉर्म में लाने के लिए मतलब ये फॉर्म सर लाने तो के लिए, यही वाला लॉजिक लगा के वो तो साइन नहीं ना लगाया कि मतलब जो ए प्लस बी का जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर होगा, उसी का सर लॉजिक लगा कि वो मतलब हमेशा जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे। हाँ, क्योंकि वो मतलब यहाँ पे उन्होंने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं किया, ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही है। तो cos थीटा का फैक्टर इंक्लूड नहीं किया, cos थीटा के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो सिंपली ये कह रहा है कि जो आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैलकुलेट करोगे और आप जो इसका मॉड कैलकुलेट करोगे, तो इसका जो मॉड होगा ये हमेशा इसके बराबर या इससे बड़ा होगा, यस और नो। क्योंकि जब आपका एंगल आपका 90 डिग्री से ऊपर होगा तो उस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, जबकि मॉड कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो उसने इसी कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे यूज किया और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, ओके अब इसको यूज किया है तो इक्वालिटी में ग्रेटर का साइन इसीलिए आया है इसके कारण, क्योंकि अब हम फैक्टर जो ऐड कर रहे हैं ना, ये जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया, इस मॉडिफिकेशन के कारण अब वैल्यू ऊपर वाला इस इक्वेशन से थोड़ा सा सर मॉड बड़ा लगा हो सकता है। सर मॉड लगा दे इसीलिए ये इक्वालिटी लाया ना, क्योंकि हाँ वो फिर हाँ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हाँ, ये उससे ये बड़ा ये होगा। ये चीज है, ये वाला चीज कि आपका यस। जो दो डॉट प्रोडक्ट का जो आप मॉड कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। क्योंकि आप समझो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम मॉड लगा देंगे तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए दिस विल बी या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। तो इसीलिए इक्वल टू के जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, ओके सर। चलो ओके फिर, थैंक यू एवरीवन। एक्सरसाइज 10.3 आप सॉल्व करना जितना हो सके, मैं ग्रुप पे मैसेज भी डाल देता हूँ। चलो बाय बाय। कौन सा क्वेश्चन प्रत्युष, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाला? आई थिंक सीबीएसई में आया है वो क्वेश्चन। ठीक है, बाय सेना।
बाय कन्हैया, बाय बाय, चलो रखता हूँ, फोन रखता हूँ।